विवेचना में आज कहानी निजाम हैदराबाद की, जिन्हें कहा जाता था दुनिया का सबसे अमीर और कंजूस शख्स। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। एक जमाने में ब्रिटिश सरकार के काफी वफादार रहे आसफ जाह मुजफ्फरुल मुल्क सर मीर उस्मान अली खान ने 1911 में हैदराबाद रियासत की गद्दी संभाली थी। अपने ज़माने में उनकी गिनती दुनिया के सबसे रईस लोगों में होती थी। टाइम पत्रिका ने अपने 22 फरवरी 1937 के अंक में उन्हें अपने मुख्य पृष्ठ पर छापते हुए शीर्षक दिया था, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। हैदराबाद रियासत का कुल क्षेत्र 80,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल इलाके से भी ज़्यादा। निज़ाम अमीर होने के साथ साथ बहुत बड़े कंजूस थे। निज़ाम के बहुत करीबी रहे वॉल्टर मॉन्कटन की जीवनी में फ्रेडरिक बर्कनहेड लिखते हैं, निज़ाम का कद छोटा था और वो झुककर भी चलते थे। उनके कंधे भी छोटे थे और वो चलने के लिए भूरे रंग की मुड़ी हुई छड़ी का सहारा लिया करते थे। उनकी आंखें अजनबियों को आक्रामक ढंग से देखती थीं। वो 35 साल पुरानी फैस कैप पहना करते थे, जिसमें रूसी की एक पूरी परत जमा हो चुकी होती थी। उनकी शेरवानी मटमैले रंग की होती थी, जिसके गर्दन के पास के बटन खुले रहते थे। शेरवानी के नीचे वो ढीला ऑफ वाइट पाजामा पहनते थे। उनके पैरों में पीले मोजे होते थे, जिनके किनारे ढीले हो चुके होते थे। खराब व्यक्तित्व होने के बावजूद वो लोगों पर हावी रहते थे। कभी कभी वो गुस्से या उत्साह में इतनी जोर से चिल्लाते थे कि उनकी आवाज 50 गज दूर तक सुनाई देती थी। दीवान जर्मनी दास ने भी अपनी मशहूर किताब महाराजा में लिखा था, जब भी वो किसी को अपने यहाँ बुलाते थे, उनको बहुत कम खाना परोसा जाता था। चाय पर भी सिर्फ 2 बिस्किट खाने के लिए लाए जाते थे, एक उनके लिए और दूसरा मेहमान के लिए। अगर मेहमानों की संख्या ज़्यादा होती थी तो उसी अनुपात में बिस्किटों की संख्या बढ़ा दी जाती थी। जब भी निज़ाम को उनके जानने वाले अमरीकी, ब्रिटिश या टर्किश सिगरेट पीने के लिए ऑफर करते थे, तो वो एक के बजाय सिगरेट के पैकेट से 4-5 सिगरेट निकालकर अपने सिगरेट केस में रख लिया करते थे। उनकी अपनी सिगरेट सस्ती 4 मीनार हुआ करती थी, जिसका उस जमाने में 10 सिगरेटों का पैकेट 12 पैसे में आया करता था। निज़ाम हैदराबाद के पास दुनिया का सबसे बड़ा 282 कैरेट का छोटे नींबू के बराबर जैकब हीरा हुआ करता था, जिसे वो दुनिया की बुरी नज़र से बचाने के लिए साबुनदानी में रखते थे और कभी कभी पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। डोमिनिक लापियरे और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में एक दिलचस्प किस्सा लिखा है। हैदराबाद में रस्म थी कि साल में एक बार रियासत के कुलीन लोग निज़ाम को सोने का एक सिक्का भेंट करते थे, जिन्हें वो बस छूकर उन्हें वापस लौटा देता था। लेकिन आखिरी निज़ाम उन सिक्कों को लौटाने के बजाय अपने सिंहासन पर रखे एक कागज़ के थैले में डालते जाते थे। एक बार जब एक सिक्का ज़मीन पर गिर गया तो निज़ाम उसे ढूंढने के लिए अपने हाथों और पैरों के बल ज़मीन पर बैठ गए और लुढ़कते हुए सिक्के के पीछे तब तक भागते रहे जब तक वो उनके हाथ नहीं आ गया। निज़ाम ने 1946 में सर वॉल्टर मॉन्कटन को अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। मॉन्कटन को ये पता था कि निज़ाम का आज़ादी पाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक तो उनकी पूरी रियासत ज़मीन से घिरी हुई थी, उनके पास समुद्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरे वो मुसलमान थे, जिनकी अधिकतर जनता हिंदू थी। फ्रेडरिक बर्कनहेड ने मॉन्कटन की जीवनी द लाइफ ऑफ विस्काउंट मॉन्कटन ऑफ ब्रेंचली में लिखा था,
निजाम अव्यवहारिक जिंदगी जी रहे थे। वो न तो कभी हैदराबाद से बाहर निकले और न ही अपने किसी मंत्री से मिले। कई बड़े भवनों के मालिक होते हुए भी उन्होंने मॉन्कटन को काम करने के लिए एक गंदा और छोटा कमरा दिया, जहां 2 पुरानी कुर्सियां और मेजें पड़ी हुई थी। उसी कमरे में एक छोटी सी अलमारी थी, जिसके ऊपर पुराने बक्से और धूल भरे दस्तावेज रखे हुए थे। यही नहीं, उस कमरे की छत से मकड़ी के जाले लटक रहे होते थे। निजाम का निजी शयन कक्ष भी उतना ही गंदा होता था, जहां बोतलें, सिगरेट के बट और कूड़ा पड़ा होता था, जिन्हें साल में सिर्फ एक बार निजाम के जन्मदिन पर ही साफ किया जाता था। शुरू में अंग्रेजों ने निजाम के मन में ये गलतफहमी पैदा कर दी कि उनके जाने के बाद वो अपनी आज़ादी की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश सांसद स्टैफर्ड क्रिप्स को 1942 में दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समर्थन लेने के लिए भारत भेजा गया, तो वायसरॉय लिनलिथगो के दबाव ने उन्हें अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर कर दिया। क्रिप्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि आज़ादी का कोई भी दावा राजाओं और भारत के राजनीतिक नेताओं के साथ मंत्रणा के बाद ही सुलझाया जा सकेगा। लेकिन इसके बावजूद 3 जून 1947 को निजाम ने फरमान जारी कर भारत की आज़ादी के बाद एक आज़ाद प्रभुसत्ता संपन्न हैदराबाद जारी रखने की अपनी मंशा साफ कर दी। यही नहीं, उन्होंने 12 जून को वायसराय को तार भेजकर साफ घोषणा कर दी कि हैदराबाद किसी भी हालत में स्वाधीन भारत का हिस्सा नहीं बनेगा। 11 जुलाई को उन्होंने अपना एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा, जिसमें उनके प्रधानमंत्री मीर लइक अली, छतारी के नवाब मोहम्मद अहमद सईद खां, गृह मंत्री अली यावर जंग, सर वॉल्टर मॉन्कटन और हैदराबाद के हिंदू और मुस्लिम समुदायों का एक एक प्रतिनिधि शामिल था। जॉन ज़ुब्रज़िकी अपनी किताब द लास्ट निज़ाम में लिखते हैं, उन लोगों ने निज़ाम की सहमति से एक प्रस्ताव किया कि भारत से एक समझौता किया जाए, जिसके तहत विदेशी संबंधों, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी भारत सरकार की हो। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड माउंटबेटन, सर कॉनरैड कोरफील्ड और वीपी मेनन से मुलाकात की, लेकिन बातचीत इस मामले पर ठप हो गई जब भारत ने इसके लिए हैदराबाद के भारत में विलय की शर्त लगा दी। 1948 में निजाम ने एक ऑस्ट्रेलियाई पायलट सिडनी कॉटन को अपने यहां नियुक्त किया। कॉटन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो हैदराबाद को मशीन गन, ग्रेनेड्स, मोर्टर और विमान भेदी तोपों की सप्लाई कर सकता है। कॉटन ने 5 पुराने लैंकास्टर बम वर्षक खरीदे और हर विमान पर 5000 पाउंड खर्च कर उन्हें उड़ने लायक असैनिक विमान बना दिया। 1947 में ही निजाम पुर्तगाल से गोवा को खरीदने के बारे में सोच रहे थे, ताकि उन्हें जमीन से घिरे हैदराबाद के लिए एक समुद्री बंदरगाह मिल जाए। जॉन ज़ुब्रज़िकी लिखते हैं, कॉटन रात को इन विमानों से कराची से उड़कर गोवा की वायुसेना में प्रवेश करता और फिर भारतीय क्षेत्र को पार करता हुआ बीदर, वारंगल या आदिलाबाद में अपने जहाज लैंड कराता। जैसे ही विमानों के आने की आवाज़ सुनाई देती, इन विमान पट्टियों पर तैनात लोग किरोसिन तेल से रनवे पर मशाले जला देते, ताकि विमान अंधेरे में वहां उतर सके। भारत को इसकी जानकारी थी, लेकिन उस समय तक उनके पास ऐसे विमान नहीं आए थे जो ऊंचा उड़कर लैंकास्टर विमानों को चुनौती दे सके। मार्च 1948 में जब माउंटबेटन को भनक लगी कि भारत हैदराबाद पर हमला करने की योजना बना रहा है, जिसे उसने ऑपरेशन पोलो का नाम दिया है, तो उन्होंने भारत और हैदराबाद के बीच समझौता कराने के प्रयास तेज कर दिए। जब इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, तो माउंटबेटन ने निजाम को बातचीत के लिए दिल्ली आमंत्रित किया। निजाम ने इसको न मानते हुए उल्टा माउंटबेटन से हैदराबाद आने के लिए कहा। माउंटबेटन ने अपनी जगह अपने प्रेस अटैचे एलन कैम्पबेल जॉनसन को वहां भेजा,
बाद में जॉनसन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, निज़ाम के बातचीत करने के तरीके की वजह से ये बातचीत मुश्किल हो गई। वो पुराने ज़माने के शासक थे जो हठी होने के साथ साथ संकीर्ण विचारधारा वाले शख्स थे। अपना समर्थन आधार बढ़ाने के लिए निज़ाम ने अचानक मई के आरंभ में कम्युनिस्ट पार्टी पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा लिया। इस फैसले से भारत सरकार के हलकों में कुछ चिंता शुरू हुई। माउंटबेटन के भारत के जाने से एक सप्ताह पूर्व भारत सरकार ने निज़ाम के सामने अंतिम प्रस्ताव रखते हुए कहा कि हैदराबाद में विलय का फैसला एक जनमत संग्रह के बाद कराया जाए। निज़ाम ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वीपी मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखा, इस बीच हैदराबाद में रजाकार हिंदुओं पर जुल्म ढाने लगे और उन्होंने विभाजन के बाद अपनी जगह से हटे मुस्लिम शरणार्थियों को अपने यहाँ बसाने की मुहिम शुरू कर दी ताकि जनसंख्या के असंतुलन को दूर कर उन्हें बहुसंख्यक बनाया जा सके। अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि लाखों मुसलमान निज़ाम के समर्थन में उठ खड़े होंगे और अगर भारत ने हैदराबाद पर हमला किया तो पाकिस्तान उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। अगस्त का अंत होते होते भारतीय सेना ने हैदराबाद को करीब करीब घेर लिया और नगर में घुसने के लिए आदेश का इंतजार करने लगी। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के हमले की आशंका कई हफ्तों से जताई जा रही थी, लेकिन हैदराबाद की 25,000 सैनिकों की सेना इस हमले के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाई थी। उसके नक्शे पुराने हो चुके थे और कॉटन द्वारा लाए गए हथियार तक सैनिकों तक नहीं पहुंच पाए थे। जॉन जुब्रसिकी लिखते हैं, हजारों रजाकारों ने भारतीय टैंकों पर पत्थरों और बर्छों से हमला किया था। कराची में प्रदर्शनकारी भारत पर हमले की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन इस सब के 2 दिन पहले जिन्ना का देहांत हो गया था। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के हस्तक्षेप की संभावना बिल्कुल नगण्य हो चुकी थी। 17 सितंबर 1948 को निज़ाम के प्रधानमंत्री मीर लाइक अली ने एक रेडियो संदेश में ऐलान किया था, आज सुबह मंत्रिमंडल ने महसूस किया कि अपने से कहीं बड़ी सेना के खिलाफ मानवीय खून बहाने का कोई औचित्य नहीं है। हैदराबाद की 1,60,00,000 जनता बहुत बहादुरी से हालात में हुए बदलाव को स्वीकार करती है। सिडनी कॉटन के जीवनीकार उमर खालिदी अपनी किताब मेमोइर्स ऑफ सिडनी कॉटन में लिखते हैं, उस समय निज़ाम मिस्र भागने की योजना बना रहे थे, जहां बादशाह फारूक के एक महल में उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। इसके बदले में निज़ाम को उन्हें हैदराबाद से ले जाए गए 10 करोड़ पाउंड का 25% उन्हें देना था। निज़ाम जिस समय अपनी अंतिम नमाज पढ़ रहे थे, तभी भारतीय सैनिकों ने उनके महल पर कब्जा कर लिया था और वो हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाए थे, जहां कॉटन का एक जहाज 100 रुपए के नोटों की गड्डियों से भरे बक्से लेकर उड़ने के लिए तैयार था। कुछ हैदराबादी इस कहानी में विश्वास नहीं करते, लेकिन दूसरे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि उन्होंने रुपयों से भरे बक्से अपनी आंखों से देखे थे। हैदराबाद के सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद निज़ाम के सबसे बड़े सहयोगियों रज़वी और लईक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में लईक अहमद बुर्का पहनकर नज़रबंदी से भाग निकले और बंबई से कराची की फ्लाइट लेने में सफल हो गए, लेकिन निज़ाम और उनके परिवार को नहीं छुआ गया। निज़ाम उस्मान अली खां को उनके महल में ही रहने दिया गया। उन्होंने एक और फरमान जारी कर कहा कि अब से भारत का संविधान हैदराबाद का भी संविधान होगा। 25 जनवरी 1950 को निज़ाम ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, जिसके अनुसार भारत सरकार ने उन्हें प्रतिवर्ष 42,85,714 रुपए प्रिवी पर्स देने की घोषणा की। निज़ाम ने
1 नवंबर 1956 तक हैदराबाद के राज प्रमुख के तौर पर काम किया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन विधेयक के तहत उनकी रियासत को 3 भागों महाराष्ट्र, कर्नाटक और नवगठित राज्य आंध्र प्रदेश में बांट दिया गया। निजाम ने 24 फरवरी 1967 को अपनी अंतिम सांस ली। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।